सुप्रभात छात्रों, हमने निराला भाई ये पाठ जो है शुरू किया है। इसके पहले मैंने पहला भाग आपको वीडियो भेजा था, यूट्यूब का पहला भाग भेजा। अब आज हम दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं। इसके पहले कल गूगल मीट में मैंने तुम्हें बताया था, भावार्थ बता दिया था, उसका सारांश बता दिया था। जो विद्यार्थी उपस्थित नहीं थे उनके लिए फिर से एक बार दोबारा मैं बता देना चाहती हूँ। देखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा प्रसिद्ध कवि निराला जी के साथ घटित कई घटनाओं की साक्षी रही है। उन्होंने उन्हें नज़दीक से देखा, समझा है। उन्होंने इस संस्मरण में उनके साथ घटी हुई अनेक घटनाओं और उनके स्वभाव एवं व्यवहार का चित्रण किया है। निराला जी संवेदनशील, उदार, आतिथ्य प्रेमी, सहृदय, फक्कड़ किस्म के माने स्वभाव के और सदा निर्धनता में जीवन बिताने वाले कवि रहे हैं। वे स्पष्टवादी व्यक्ति थे और अपने बारे में सही बात कहने से नहीं चूकते थे। एक बार रक्षाबंधन के त्यौहार के अवसर पर कवयित्री ने उनकी सुनी कलाइयाँ देखकर उनके बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, कौन बहन मुझे भुक्कड़ को भाई बनाएगी। भुक्कड़ माने गरीब, कंगाल। कवि अपनी उदारता और दूसरों का दुख दूर करने की प्रवृत्ति के कारण सदा तंगी में रहे। वे खुद कष्ट सह लेते थे पर दूसरों का कष्ट दूर करके रहते थे। एक बार तो उन्होंने अपने लिए बनवाई गई रजाई कोट भी किसी ठिठुरते हुए आदमी को दे दिया और खुद कांपते हुए मज़े से उन्होंने सर्दियों के दिन काट दिए। आर्थिक संकट सदा उनके साथ ही रहा। इसके कारण वे अपनी मातृविहीन माने माँ के गुजरने के बाद जो संतानें थीं, बेटा और बेटी थी, उनकी भी उचित देखभाल वे नहीं कर पाए। पुत्री के अंतिम क्षणों में असहाय बने रहे। उसका इलाज वे कर न सके और पुत्र को उचित शिक्षा न दे पाए। एक बार तो उन्होंने कवयित्री को 300 रुपये देकर अपने खर्च का बजट बनाने के लिए कहा था, पर बजट बनते बनते सारे पैसे लेकर ज़रूरतमंद लोगों को उन्होंने दे डाले। यहाँ तक हमने पहले यूट्यूब में देखा। अब आगे देखिए। एक बार देखो, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में से 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। तो इसी तरह से उनका स्वभाव था। उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि अगर समझो कोई फेल होने वाला परीक्षार्थी और उसकी अगर हमने स्पर्धा ली, प्रतियोगिता माने स्पर्धा ली, तो 100 में से 10 अंक अगर उसे मिल गए तो वो अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ कह सकता है, मान सकता है। अब आगे देखिए कि अस्तु नमक से लेकर नापीत तक, चप्पल से लेकर मकान के किराए तक का जो अनुमान पत्र मैंने बनाया, जब वह निराला जी को पसंद आ गया तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। एक बार उन्होंने ये काम जो है महादेवी वर्मा जी को सौंप दिया, बजट बनाने का। तो इसी तरह से कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। नमक से लेकर नापीत अर्थ लिखिए नाई ये माने हजामत करने वाला, बाल काटने वाला। तो बाल काटने वाले से लेकर चप्पल तक और मकान के किराए तक का लेखिका ने बजट बनाया कि महीने में कितना रुपया खर्चा होता है इसके लिए। तो पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर लेखिका को अपने आप पर गर्व हो गया। पर दूसरे ही दिन मेरी गर्वता की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। पहले तो बजट बना दिया, लेकिन निराला जी सवेरे सवेरे उनके पास चले गए और 50 रुपये पहले मांग लिए। 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है। कोई विद्यार्थी उनके पास आया और उन्हें पैसे मांगने लगा कि मेरी परीक्षा की जो फीस है देनी है। तो वे लेखिका के पास आकर 50 रुपये लेकर गए सवेरे आकर, अन्यथा वह परीक्षा में नहीं बैठ सकेगा। फिर संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्र को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। एक साहित्यिक मित्र उनके पास आया और
उन्हें पैसे की मांग करने लगा तो संध्या के समय वे साहित्यिक मित्र को 60 रुपये देने के लिए चले गए। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 का मनी ऑर्डर करना पड़ा। किसी का दुख दर्द वे देखते नहीं थे, इसलिए दूसरे दिन वे आ गए और लखनऊ की किसी तांगे वाला जो है गरीब इंसान, उसकी माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर उन्हें करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत माने मरे हुए, दिवंगत का अर्थ है तो मरे हुए मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। उसकी शादी की मदद करने के लिए, शादी के लिए उन्होंने 100 रुपये दे दिए। सारांश यह कि तीसरे दिन उनका जो 1 महीने का बजट लेखिका ने तैयार किया था 3 दिन में ही समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से आ पड़ा और इस तरह से लेखिका को ये दान खाता जो है लेखिका के जिम्मे हिस्से आ गया था। 1 महीने का खर्चा 300 रुपये 3 दिन में ही खत्म हो गए। 1 सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे औढ़र दानी को न रोका जावे तो यह मुझे अपनी स्थिति में पहुंचा कर दम लेंगे। औढ़र दानी अंडरलाइन कीजिए। औढ़र दानी का अर्थ है उदारतापूर्वक दान करना। तो ऐसे ही वे अपने पास पैसे न होते हुए भी दूसरों की मदद किया करने वाला व्यक्ति को औढ़र दानी कहते हैं। तो मुझे ये बहुत कठिन जान पड़ा। तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। अंडरलाइन कीजिए दुस्साहस। दुस्साहस का अर्थ है हिम्मत। तो लेखिका ने दोबारा माने हिम्मत लेखिका से नहीं हो गई बजट बनाने की। बड़े प्रयत्न से रजवाई एक बार उन्होंने रजाई और कोट बनवाया था और तब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए वे अंतर्धान हो गई। माने वो जो कोट है और रजाई जो है वो गायब हो गई। अंतर्धान का अर्थ है गायब हो जाना, माने चला जाना। तो किसी दीन दुखी की मदद करने के लिए उन्होंने किसी को रजाई दी और किसी को कोट दे दिया। तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जावे जो साधन मात्र है। अरे भाई पैसे तो पैसे भी चले गए और वस्तुएं भी उनकी एक एक करके उनके घर से जाने लगी। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। एक बार उनके ही मित्र साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त उनके घर चले गए। आतिथ्य ग्रहण करना, आतिथ्य का अर्थ है आदर सत्कार करना, मेहमानों की खातिरदारी करना। आतिथ्य ग्रहण करने के लिए मैथिली शरण गुप्त निराला जी के घर चले गए। बगल में गुप्त जी के बिछने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश, दिया सलाई माने दिया। उन दिनों लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो इसी तरह से दिया जलाई, दिया सलाई जो है जलानी पड़ती थी। एक मिट्टी का दिया और उसमें तेल भर के अपने दीवार के कोने में रखा जाता था और फिर घर में उजियाला होता था। तो क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। कक्ष माने कमरे में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मूक साक्षी रहा है। उनकी बैठने का जो कमरा था उस कमरे में जाकर वे लिखा करते थे। ऐसे कमरे में लेखिका महादेवी वर्मा और मैथिली शरण गुप्त जी को वे लेकर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर उस कमरे में लेकर चले गए। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया। आले पर माने दीवार पर कपड़े की आधी जली बत्ती। कपड़ा का जो रुई होती है तो रुई भी उनके पास नहीं थी, कपास भी नहीं था, तो कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। कम तेल था उस दिए में और वो जल रहा था, जलने की कोशिश कर रहा था, उजियाला देने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरह से उनका घर जो है असुविधा से भरा हुआ था।
इसी तरह से देखिए, वह आलोक रहित सुख सुविधा शून्य घर, सुख सुविधा से शून्य माने असुविधा से भरा हुआ, जिनके घर में कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी। माने आज हम देखते हैं अनेक घरों में फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, यहाँ तक कि एसी होता है, वॉशिंग मशीन होती है, उसे कहते हैं सुविधा। तो उनके घर में तो सुविधा नहीं थी, सुविधा शून्य घर था उनका। आलोक रहित माने प्रकाश रहित अंधेरा कमरा था। गृह स्वामी के विशाल आकार माने निराला जी विशाल शरीर के थे, माने हट्टे कट्टे थे और उससे विशालतर आत्मीयता से भरे हुए थे। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी थे। वे अपने अतिथि सत्कार बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। सुविधा के न होते हुए भी देखो, उनके घर में तो कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी मेहमानों की खातिरदारी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए। देखिए, वो ज़माना बहुत पुराना है, तो इसी ज़माने में नल नहीं थे, तो घड़े भरकर नदी में जाकर घड़ा भरकर पानी लेकर आना पड़ता था। तो एक नया घड़ा खरीदा और उसमें गंगा जल, नदी में से गंगा पानी जो है माने पानी लेकर आए। धोती चादर जो कुछ उनके घर में मिला वह सब तख्त पर बिछाया और उन्हें अच्छी तरह से तैयारी की। तख्त अंडरलाइन कीजिए, तख्त माने चारपाई पर जो उनके घर में अच्छी धोती थी माने कपड़ा था, चादर थी, वो चारपाई पर उन्होंने बिछाकर मेहमान की खातिरदारी की। अब आगे देखिए कि तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। और फिर दोनों रात भर बातें करते रहे। तारों की छाया माने रात में वे दोनों कौन, तो एक थे मर्यादावादी माने मैथिली शरण गुप्त जी मर्यादावादी थे, और विद्रोही महाकवि माने निराला जी। दोनों ने चर्चा की, और क्या क्या चर्चा की उन्होंने ये कहने सुनाने के लिए। वे गुप्त जी को ट्रेन में बिठाने के बाद, वे चले जाने के बाद हमारी लेखिका के पास ये खबर पहुंचाने के लिए पहुंच गए। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि सामान रखवा दो। कभी कभी तो वे लेखिका के घर अचानक आ जाते थे। अकस्मात का अर्थ है अचानक चले आते और उन्हें कहते कि मेरे इक्के पर लकड़ियाँ रख दो और थोड़ा घी भी रख दो, अतिथि आए हैं, घर में सामान नहीं है। तो इस तरह से उनके घर में लकड़ियाँ जलाने के लिए चूल्हे पर खाना बनाया जाता था उन दिनों। तो चूल्हे में डालने के लिए लकड़ियाँ भी उनके घर में नहीं हुआ करती थी, और खाना बनाने के लिए घी भी नहीं होता था। तो वे चले आते अचानक लेखिका के घर और उन्हें लकड़ियाँ और घी मांग लिया करते थे और कहते थे अतिथि आए हैं, मेहमान आए मेरे घर में सामान नहीं है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक आता है। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे, देखिए यहाँ पर ऐसे गरीब व्यक्ति के घर भी मेहमान आते थे और उनकी दृष्टि में बालकों के जैसा विस्मय माने आश्चर्य दिखाई देता था। जो अपना घर समझकर आए हैं उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपना घर समझकर आए हैं, और मैं कैसे उन्हें कह दूं कि मेरे घर में सामान नहीं है, मेरे घर में लकड़ियाँ नहीं है, या खाना बनाने के लिए घी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें मांगने के लिए आया हूँ। और मैं कैसे उन्हें कहूँ कि भोजन करने के लिए दूसरों के घर चले जाए।
तो इस तरह का अतिथि सत्कार वे हमेशा अपने घर आए हुए मेहमान का किया करते थे। देखिए छात्रों, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? अतिथि देवो भव। वो ज़माना पहला ऐसा था कि हमारे घर में जब भी कभी अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, तो हम बहुत अच्छी तरह से उनका आदर सत्कार करते थे। घर की महिलाएं खाना खाने के बगैर किसी मेहमान को घर से बाहर भेजती नहीं थीं। चाय पानी नाश्ता सब हुआ करता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज के ज़माने में हम कहते हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। वो पहला ज़माना था अतिथि देवो भव, और आज का ज़माना है अतिथि तुम कब जाओगे, मेहमान तुम कब जाओगे, हमें तुम्हारे आने के बाद परेशानी हो रही है। तो देखो, हमारे निराला जी इसी तरह का अतिथि सत्कार करते थे। भोजन बनाने से लेकर झूठे बर्तन तक का काम वे किया करते थे। देखो, अपने देवता के लिए, अतिथि देवता के लिए खुशी से करते थे। सहर्ष माने खुशी से करते थे। अतिथि की दृष्टि से निराला जी में वह पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलता है। हमारा भारत देश जो है गाँव का देश कहा जाता है, देहातों का देश कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारे ग्रामीण किसान में जो अतिथि देवो भव का संस्कार मिलता है वो हमारे निराला जी में दिखाई देता है। देखिए, यहाँ तक हमने देखा। अब आगे यूट्यूब के तीसरे लेक्चर में आगे हम देखेंगे। धन्यवाद।